नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव ज्ञानंद अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो पुराने किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, वो मैं आपको क्या करा रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ। पुराने वीडियो मैंने कुछ आपको क्वेश्चन कराए थे। आज फिर से एक बार फिर 10-15 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं क्या करूँगा, आज आपको सॉल्व कराऊँगा। तो एग्जाम की दृष्टि से जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो मैं आपको आज सॉल्व करा रहा हूँ। और यदि प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल। क्वेश्चन हमको सबसे पहले क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। क्या क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है आपका आर्टिकल 226, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 124, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 32 और चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 32 के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट, कौन सा, आर्टिकल 32 के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। और आर्टिकल 226 के तहत भारत का हाई कोर्ट क्या करता है, मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। तो ए और सी ये दोनों आंसर आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएंगे। तो आर्टिकल 32 के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत क्या करता है, हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। जब मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए थे तब मैंने दोनों चीज़ें आपको क्या की, बताई। क्या बताया था कि आर्टिकल 32 के तहत भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट क्या करता है, जारी करता है। पहला मैंने आपको बताया था बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा मैंने आपको बताया था परमादेश, तीसरा बताया था प्रतिषेध, चौथा था उत्प्रेषण और एक और कौन सा था, अधिकार प्रक्षा। आज थोड़ा गला खराब है यार, अधिकार प्रक्षा। तो 5 ये रिट थी। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया था, उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ को इंग्लिश में कहते हैं एडहॉक जस्टिस, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। कई बार एग्जाम में हमसे पूछता है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में तदर्थ न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है आपका आर्टिकल 126, आर्टिकल 124, आर्टिकल 127 और आर्टिकल 129 में। तो सही आंसर क्या है आपका, आर्टिकल 127 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। मैंने बताया था कि जब सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कम हो और कार का बोझ अलग हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कर सकता है। और काम समाप्त होने के बाद वो जहाँ से उनको आए थे वहाँ हम क्या करते हैं, उनको वापस भेज देते हैं। और इसके लिए योग्यताएं वही होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या होती है, योग्यताएं होती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है, रिकॉर्ड कोर्ट है।
इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? क्या क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। कौन सा न्यायालय है? एक रिकॉर्ड कोर्ट है। इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? आपका ऑप्शन है पहला आर्टिकल 129, आर्टिकल 127, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 128। मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। इसका सही आंसर कौन सा है? आर्टिकल 129 में आर्टिकल 129 इसका सही आंसर है। मैंने आपको बताया था कि अभिलेखीय न्यायालय का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी सारी कार्रवाई होती है उसे हम रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं और किसी भी न्यायालय में, देश के किसी भी न्यायालय में उसे हम क्या कर सकते हैं? एविडेंस के रूप में उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। 127 मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया था और 226 में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हाईकोर्ट जो होता है वो मौलिक अधिकारों को क्या करता है? अपना संरक्षण प्रदान करता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कौन से आर्टिकल में? 127 में दिया गया है। और यदि पूछता है हमसे कि अभिलेखीय न्यायालय जो है उसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, तो किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 129 के अंतर्गत किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। चलिए अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट मामलों की सुनवाई दिल्ली में करता है। सबको हमको पता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में स्थापित है। इसलिए वह अपने मामलों की सुनवाई कहाँ पर करता है? दिल्ली में करता है। ये तो सही है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी क्या सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है? क्वेश्चन हमारा ये है। सुप्रीम कोर्ट अपने जितने भी सारे मामले हैं उनकी सुनवाई कहाँ पर करता है? दिल्ली में करता है। क्या दिल्ली के अतिरिक्त भी वह अपने मामलों की सुनवाई कर सकता है? यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति के अनुमोदन से। यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बहुमत से ये तय कर दें कि इसकी कार्रवाई किसी अन्य स्थान पर होना चाहिए, संसद के अनुमोदन के द्वारा, और डी ऑप्शन है राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। जब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की मुख्य खंडपीठ कहाँ पर है? दिल्ली में है। लेकिन भारत का राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है? देश के किसी भी भाग में इसकी अन्य खंडपीठ स्थापित कर सकता है जहां मामलों की सुनवाई की जा सकती है। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। क्या आंसर हो जाएगा? राष्ट्रपति के अनुमोदन से हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जितने भी सारे मामले हैं उनका किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकते हैं जहां पर राष्ट्रपति ने उस स्थान को सुनिश्चित किया हो। तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से देश के किसी भाग में हम खंडपीठ स्थापित कर सकते हैं और वहां पर उनके मामलों की क्या कर सकते हैं? सुनवाई कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका जो है PIL है, जो जनहित याचिका कहां पर प्रस्तुत की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PIL कहां पर की जाती है? केवल उच्चतम न्यायालय में, केवल सुप्रीम कोर्ट में, केवल हाई कोर्ट में, या अधीनस्थ न्यायालयों में? और डी ऑप्शन है आपका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में। तो सही आंसर क्या है आपका? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में हम क्या कर सकते हैं? PIL को लागू या प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जनहित याचिका या तो हम हाई कोर्ट में लगा सकते हैं या कहाँ पर लागू की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जा सकती है। ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे जो मैंने आपको बताए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।